जब मैं 19 साल का था तब मेरा पहला ब्रेकअप हुआ था एंड दैट वाज द फर्स्ट मोमेंट इन माय लाइफ जब मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ था कि यार मैं अंदर से कितना ज़्यादा वीक हूँ, मैं कितना ज़्यादा इमोशनली वीक हूँ। आई वॉज नॉट इन माई कंट्रोल, माई लाइफ वॉज कंट्रोलिंग मी एंड दैट वन ब्रेकअप चेंज्ड एवरीथिंग, माई इंटायर मूड, माई आइडेंटिटी, इवन माई फ्यूचर फेल्ट डिस्ट्रॉयड। मेरा कोई भी बड़ा भाई नहीं था जो मुझे ये समझाता कि भाई ये सब चीज़ें नॉर्मल है। आज जैसे मैं तुम्हें ब्रेकअप और रिलेशनशिप के ऊपर यूट्यूब वीडियोस के थ्रू एडवाइस देता हूँ, उस उम्र में मेरे पास कोई भी ऐसा यूट्यूब मेंटोर नहीं था जो मुझे बताता कि भाई ये ब्रेकअप सिर्फ एक फेज़ है, ये सारी की सारी चीज़ें नॉर्मल है एंड इस दर्द से डील करने का ये तरीका होता है। सो आई डिड वॉट मोस्ट पीपल डू। आई थॉट द राइट वे टू डील विद ब्रेकअप वॉज टू जस्ट मोन एंडलेसली, टू स्टे स्टक इन माई फीलिंग्स, टू मेक द ब्रेकअप माई होल आइडेंटिटी। पर किसी भी इंसान ने मुझे ये नहीं समझाया कि जितना ज़्यादा मैं इस फेज़ के अंदर सैड गाने सुनकर या फिर उस इंसान को बार बार याद कर कर फंसा रहूँगा, मैं उतना ही ज़्यादा खुद को स्ट्रांग बनाने के बजाय वीक बनाता जाऊँगा। एंड दैट वॉज द मोमेंट आई रियलाइज्ड मेंटल वीकनेस इजंट अबाउट फेलिंग अ टेस्ट और गेटिंग रिजेक्टेड, इट्स व्हेन यू गिव वन इवेंट द होल पावर टू कंट्रोल योर entire life. And your 20s are full of moments like this. If you don't learn how to deal with them, you don't just stay weak, you start living your life as a weak link. And that's when I realized weakness isn't just about one breakup or one rejection. It's a pattern, a lifestyle. जब मैं कॉलेज में था ना तो मुझे एक चीज़ की रियलाइजेशन हो गई थी कि ये जो वीक माइंड होता है ना, ये किसी भी एक स्पेसिफिक इंसिडेंट की वजह से नहीं बनता है। हम ऑन अ डेली बेसिस अपने एक्शंस के थ्रू या तो अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना रहे होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा वीक। मैं कॉलेज में यार एक ऐसा लड़का था जो ऑन अ डेली बेसिस कंटिन्यूसली डिफरेंट चीज़ें ट्राई किया करता था। आई वॉज डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग, आई वॉज डूइंग सेल्स, आई वॉज डूइंग कॉन्टेंट क्रिएशन, मैं वीडियो एडिटिंग किया करता था, ग्राफिक डिजाइनिंग किया करता था एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देयर वॉज 5 days इन माई कॉलेज लाइफ जब मैंने कोडिंग भी ट्राई की थी। एंड यार ये सब चीज़ें मैं इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे पास एक प्रॉपर गोल्डन स्टेप्स थे जिसको फॉलो कर कर मुझे पता था कि आने वाले टाइम में मैं तो सक्सेसफुल बन ही जाऊंगा। ये सब चीज़ें मैं इसलिए फॉलो किया करता था बिकॉज उस टाइम पे जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हुआ करते थे ना, जैसे कि अमन दत्तरवाल, वो हर टाइम अपने वीडियोस के अंदर एडवाइसेस दिया करते थे कि नई नई स्किल्स सीखने का ट्राई करो, कुछ अपने दम पर अपनी कॉलेज लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश करो। अब अमन दत्तरवाल जैसे जो यूट्यूबर्स थे, इनके पास क्रेडिबिलिटी थी, इनको बहुत सारे लोग सुना करते थे एंड ऑब्वियसली इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हुआ करते थे एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं ना चाहते हुए भी इनको अपना मेंटोर मान लिया करता था एंड इनकी कही हुई हर एक बात को ब्लाइंडली फॉलो कर दिया करता था। लेकिन जब मैं अपने आसपास के बच्चों की लाइफ को ऑब्जर्व करता था ना, तो उनका जिंदगी को जीने का तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट था जैसा मैं जी रहा था। ना उनको किसी भी तरीके की स्किल्स को सीखने में इंटरेस्ट था, ना ही वो अपने सिलेबस के आसपास की चीज़ों को सीखने में क्यूरियोसिटी रखा करते थे। एंड ये ऐसे बच्चे हुआ करते थे जिनके पास वो हर एक एक्सक्यूज था कि वो क्यों एक पर्टिकुलर चीज़ को नहीं सीखना चाहते हैं या फिर नहीं सीख सकते हैं। And that's when I realized the harsh truth about most students in their 20s. They don't choose weakness, they train it through procrastination, through distraction and through avoiding discomfort. प्रॉब्लम ये नहीं है कि ऐसे बच्चों को कुछ पता नहीं होता है कि उन्हें लाइफ में क्या करना है। इवेंचुअली सबको पता होता है कि क्या क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो इवेंचुअली उनकी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं या तो एक शिटी होल की तरफ लेकर जा सकते हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि सब कुछ पता होने के बाद भी तुम अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कुछ भी चीजें कर ही नहीं रहे हो। द ईजिएस्ट थिंग इन योर 20s इज टू डू नथिंग, टू सिट बैक, स्क्रोल एंड बिलीव दैट यू विल फिगर इट आउट लेटर। बट एवरी टाइम यू अवॉइड, एवरी टाइम यू डिले, every time you try to escape, you make your mind just a little bit weaker and weakness compounds just like strength does. ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं यार कि मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब होता है प्रिटेंड करना। प्रिटेंड करना यार कि मुझे तो कोई भी चीज़ इफेक्ट करती नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए मेरी लाइफ के अंदर, लेकिन मैं तो टूट सकता ही नहीं हूँ, मुझे किसी भी तरीके का दर्द होता ही नहीं है। एक टफनेस का झूठा मास्क पहन लेना। लेकिन यार रियल स्ट्रेंथ ना ये नहीं होती है, रियल मेंटल स्ट्रेंथ की डेफिनेशन ये नहीं होती है। ये सब चीज़ें जो बनी हुई है ना, ये सिर्फ होता है अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर दबाते रहना, अपने इमोशंस को सप्रेस करते रहना। और जब हम अपने इमोशंस को बिना समझे हुए अपने अंदर ही दबाते रहते हैं ना, उन्हें सप्रेस करते रहते हैं, तो इवेंचुअली होता क्या है यार कि एक बहुत गलत टाइम पे हमारे वो जो सारे इमोशन हमारे अंदर भरे हुए होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी के साथ सारे के सारे बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं। ट्रू मेंटल स्ट्रेंथ इजंट अबाउट किलिंग योर इमोशंस, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग देम, इट्स अबाउट आस्किंग योरसेल्फ व्हाट इज द रूट ऑफ दिस पेन, what truth am I avoiding? When you accept the core truth, emotion lose its power over you. When you avoid it, you just stay a slave to it.
अब एक बार यार अपने पुराने ज़माने के जो वॉरियर्स थे ना, यानी कि योद्धा, उनकी लाइफ को याद करो। ये एक ऐसा वक्त था जब वो सारे के सारे वॉरियर्स बैटल के दौरान, यानी कि जंग के दौरान, अपने पूरे के पूरे एम्पायर को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने दोस्तों को, अपनी जितनी भी कमाई हुई मतलब प्रजा है, उस सभी को ख़त्म होते हुए देखा करते थे। एंड फिर भी इन सब चीज़ों के होने के बावजूद वो अपने ग्राउंड पर खड़े रहते थे, चीज़ों को फेस करते थे। ये इसलिए नहीं था कि यार उनको अपनी लाइफ के अंदर किसी भी तरीके का दर्द महसूस ही नहीं हुआ करता था, वो भी इंसान थे, उन्हें भी दुख हुआ करता था, लेकिन इवेंचुअली वो उस दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते थे। वो उस सारे के सारे दुख को समझते थे एंड अपना पार्ट मान लेते थे। वो उस दुख को अपने ऊपर हावी होने के बजाय उसको एक्सेप्ट करते थे। मैंने ज्यादातर यंग बच्चों के बीच में ना एक ऐसी चीज देखी हुई है कि वो एक ऐसी रियलिटी है जिसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। वो उस चीज को फेस करने से बहुत ज्यादा डरते हैं एंड वो है डेथ। सिर्फ अपने पेरेंट्स के मर जाने का ख्याल ही बच्चों के दिमाग में जब आता है ना, तो वो बहुत ज्यादा कांप जाते हैं, वो अंदर से टूट जाते हैं। वो अपने आप को कहने लगते हैं यार कि बस ये दिमाग में मेरे थॉट ना आए किसी तरीके से, मैं इस चीज को फेस नहीं करना चाहता हूं। लेकिन इवेंचुअली यार अगर तुम समझोगे तो डेथ एक ऐसी चीज है जो इनएविटेबल है, जो होनी ही होनी है, इसको कोई भी टाल नहीं सकता है। और ये एक ऐसा थॉट है यार जिससे तुम जितना ज्यादा दूर भागने की कोशिश करोगे ना, तुम इवेंचुअली उतना ही ज्यादा स्ट्रांग बनने के बजाय वीक बनते हुए जाओगे। मेरे कॉलेज के शुरुआती ईयर्स में यार यही एक ऐसा थॉट था जो मुझे बहुत ज्यादा डरा कर रखता था। मैं अंदर से टूट जाया करता था जब मुझे ये ख्याल आता था कि यार मेरे पेरेंट्स एक दिन मर जाएंगे। एंड बिकॉज ऑफ दिस थॉट ओनली मैं कभी भी ये डिसीजन ही नहीं ले पाया कि यार मैं आउट ऑफ द इंडिया जाकर कुछ और स्टडीज परस्यू करना चाहता हूं, बिकॉज ये थॉट ही मेरे को इतना ज्यादा डरा दिया करता था। लेकिन यार जब मैंने अपनी लाइफ में अपने सवालों के आंसर थोड़े डीपर लेवल पे जाकर फाइंड करने की कोशिश की है ना, जब मैंने थोड़ी सी सेल्फ नॉलेज गेन करना स्टार्ट की, तो मुझे इस चीज के बारे में एक्सेप्ट हो गया कि डेथ एक इनएविटेबल चीज है। आज तक इस चीज से कोई भी इंसान बच नहीं पाया हुआ है एंड ना ही मैं एंड ना ही मेरे माँ बाप इस चीज से बच पाएंगे। जब मैंने अपनी प्रॉब्लम, अपनी डर के कोर रूट तक जाकर उसे ढूंढने की कोशिश की ना, तो इवेंचुअली वो जो डर था ना, जो मेरे ऊपर कंट्रोल बनाए हुए रखा हुआ था, मैंने उसकी पकड़ को थोड़ा थोड़ा ढीला करना स्टार्ट कर दिया। इवेंचुअली यार एक ऐसा पॉइंट आया जब ये जो डर था वो पूरी तरीके से तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन हाँ मैंने इस डर से भागना बंद कर दिया जो मैं अपनी पूरी कॉलेज लाइफ के दौरान भाग रहा था। एंड दैट इज द एसेंस ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ, नॉट बीइंग इमोशनलेस बट बीइंग अनशेकेबल, नॉट बिकॉज नथिंग अफेक्ट्स यू बट बिकॉज नथिंग कंट्रोल्स यू। एंड दिस अप्लाइज टू एवरीथिंग फ्रॉम ब्रेकअप्स to failures, to addictions, and to distractions. Whether it is controlling the urge to watch porn or resisting meaningless relationships while you are single, strength is built every time you stand in front of your emotions and say, I see you, but I choose what happens next. मेरे टीनेज में मेरी सबसे बड़ी वीकनेस ये थी कि मैं अपनी लाइफ में होने वाले टफ सिचुएशन या फिर उन टफ सिचुएशन से होने वाले जो दर्द हुआ करता था उसको अकेले डील नहीं कर पाता था। मुझे हमेशा कोई इंसान चाहिए होता था जिसके साथ मैं बात कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल कभी भी अगर मेरे रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ हो रही हैं, चाहे मेरी गर्लफ्रेंड हो या फिर मेरे मम्मा पापा हो, या फिर मुझे इस चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग हो रही हो कि क्या मैं कंटेंट क्रिएशन के थ्रू आने वाले टाइम में सक्सेसफुल हो पाऊंगा या फिर नहीं हो पाऊंगा, या फिर जब मैं कॉलेज में होता था एंड रैंडमली कभी मम्मी का फ़ोन आ गया कि पापा आज डॉक्टर के पास गए थे चेकअप करवाने के लिए, या फिर कोई भी ऐसी टफ सिचुएशन होती थी मेरी लाइफ में, तो ना मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर जाया करता था, मैं इनको फेस नहीं करता था। एंड फेस करने का सबसे आसान तरीका मेरे लिए उस पॉइंट पे क्या हुआ करता था मेरी टीनेज लाइफ के दौरान, कि मेरे जो खास दोस्त थे ना, जैसे सक्षम शर्मा हो गया, अखिल हो गया, करुण, आयुष, मैं इन सब दोस्तों के पास भागा करता था। अगर ये आसपास नहीं होते थे तो मैं इनको डायरेक्टली फोन कर दिया करता था हड़बड़ाहट में आकर। और मेरा पहला रिएक्शन किसी भी टफ सिचुएशन से डील करने का ये हुआ करता था कि मैं जब भी उन अपने दोस्तों को फोन किया करता था तो मैं अपनी सारी चीजें बताता, अपनी सारी की सारी बातों को वेंट आउट करता एंड कभी कभी ओवर शेयर कर देता, जिसकी वजह से उस मोमेंट के अंदर तो मेरे को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाया करता था। लेकिन इवेंचुअली सबसे बुरी बात क्या हुई कि ये जो चीज थी ना, ये मेरी आदत बन गई। अब मैं हर टाइम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं जाता था, अब मुझे हर टाइम कोई ना कोई ऐसा बंदा चाहिए होता था जिसके साथ मैं अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकूं, ताकि मुझे वो थोड़ा सा रिलीफ फील हो सके। मैं कभी भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर ही नहीं रहा था, मैं हमेशा सिर्फ एक ऐसा इंसान ढूंढा करता था जो बस मेरी बातों को सुन ले। इवन दो यार मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा बॉन्ड इतना ज्यादा अच्छा है कि मैं उनके साथ कोई भी चीज आज शेयर कर सकता हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना उन्हें प्रॉब्लम है। लेकिन इवेंचुअली मेरी इस ओवर शेयरिंग वाली हैबिट की वजह से मैं अपने पेरेंट्स के साथ ऐसी ऐसी चीजें भी शेयर करने लगा था जो मेरी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन मुझे उनके साथ नहीं शेयर करनी चाहिए थी, बिकॉज
पहला, एक तो उनके पास सोल्यूशन नहीं था, एंड दूसरा मुझे प्रॉब्लम में देखकर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाया करते थे। प्रॉब्लम मेरे आसपास के लोगों के अंदर थी ही नहीं, प्रॉब्लम मेरे अंदर थी कि मैं अपनी लाइफ के टफ इमोशंस को खुद डील ही नहीं कर पाता था। किसी भी दर्द को फेस करने के बजाय मैं बस उससे भागने की कोशिश करता था, अपनी सारी की सारी चीजें दूसरे लोगों पर थोप दिया करता था। एंड ये कहीं से भी मेंटल स्ट्रेंथ की निशानी नहीं होती है, इसे सिंपल से कहते हैं इमोशनल डिपेंडेंसी। मैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर बाकी सभी लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट बन गया था। और यार ये एक ऐसी आदत थी जो मुझे ऑन अ डेली बेसिस और भी ज्यादा वीक बनाते हुए जा रही थी, क्योंकि जब भी मैं अपने दर्द को फेस करने के बजाय उसे दूसरे लोगों के ऊपर थोप दिया करता था ना, तो मैं अपने आप को सिर्फ एक चीज इंटरनली ये बोला करता था सबकॉन्शियसली कि यार मैं अपनी लाइफ के टफ सिचुएशंस को ना चाहे जो मर्जी हो जाए लेकिन अकेले तो डील कर ही नहीं सकता हूं। एंड वन पॉइंट केम इन माई लाइफ व्हेन आई डिसाइडेड इनफ इज इनफ, नो मैटर व्हाट हैपेंस, बट आई विल नॉट रन टू अदर्स एवरी टाइम आई फील एनी टाइप ऑफ पेन। आई विल सिट विद माई इमोशंस, आई विल go through the storm myself, not because I didn't trusted my friends or family, but because I wanted to build the ability to stand on my own even in my worst moments. That became the first real habit of building mental strength in my life, and that too in my 20s. Stop outsourcing your emotions. जब मैंने फाइनली अपनी लाइफ में ये डिसाइड किया ना कि अब चाहे जो मर्जी हो जाए लेकिन अपनी लाइफ के हो रहे किसी भी टफ सिचुएशन से डील करने के लिए मैं अपने आसपास के लोगों के पास नहीं भागूंगा, तो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मेरे सामने जो था वो ये आया कि अब इस टफ सिचुएशन से होने वाले मेंटल स्ट्रेस से, हो रहे दर्द से मैं किस तरीके से अकेले डील करूंगा। एंड दैट वाज द मोमेंट आई ऑल्सो रियलाइज्ड वन थिंग, एंड वो ये थी कि किसी भी तरीके की टफ सिचुएशन से या फिर दर्द से डील करने का तरीका अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर देना या फिर उस टफ सिचुएशन को अपने अंदर ही अंदर काम का बहाना लगाकर दबा देना नहीं होता है, बल्कि उस दर्द को एक्सेप्ट करना होता है, उस चीज को समझना होता है, उसके कोर रीजन तक पहुंचना होता है। जब तक तुम अपने इमोशंस के रूट कॉज तक नहीं पहुंचोगे, जब तक तुम उसे समझोगे नहीं कि यार ये दर्द आखिर आ क्यों रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का कोर रीजन क्या है, तब तक तुम अपने उस इमोशन के एंड उस टफ सिचुएशन के गुलाम बनकर रह जाओगे। लेकिन जब तुम्हें उस सिचुएशन का, उस दर्द का कोर रीजन पता चल गया ना कि अच्छा ये इस रीजन की वजह से हो रहा है, तब इवेंचुअली जो दर्द होता है ना, तो जो उसकी पकड़ होती है ना तुम्हारी लाइफ के ऊपर, वो आहिस्ता आहिस्ता ढीली होना स्टार्ट हो जाती है। टेक माई ओन एग्जाम्पल फॉर अ टाइम। फॉर अ लॉन्ग टाइम आई स्ट्रगल्ड विद द हैबिट ऑफ masturbation. I tried streaks, I tried overcoming my thoughts, I listened to people who said, "Bhai, it's normal, you should do it once in a week." But none of that actually helped because I wasn't solving the real problem. When I finally looked deeper, I realized the issue wasn't about my controls or streaks. The root was different. It was about hormones, the way my brain was wired, and the energy I wasn't channelizing properly. And the moment I understood this truth, everything shifted. It's been 4 to 5 months now, and I haven't gone back to that habit even for once. और ब्रेकअप के दौरान भी यही होता है। जब मेरा पहला ब्रेकअप हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि एज अ लवर, एज अ आशिक होने के नाते उदास रहना या फिर उसी चीज के अंदर फंसे रहना ये तो मेरा कर्तव्य बनता है। अगर मैं बहुत जल्दी हील हो गया, अगर मैं फिर से हंसने लग गया या फिर किसी एक दूसरे रिलेशनशिप के अंदर आ गया या फिर खुद अपने अंदर बहुत ज्यादा मस्त हो गया, तो ये दिखाता है ना कि मेरा प्यार तो कभी सच्चा था ही नहीं। लेकिन जब मैंने अपने उस ब्रेकअप से हो रहे दर्द को एक डीपर लेवल पर जाकर समझा ना, तो मुझे एक चीज का रियलाइजेशन हुआ कि जिस चीज को मैं प्यार कह रहा था वो तो एक्चुअली में प्यार था ही नहीं, वो थी मेरी इमोशनल डिपेंडेंसी, वो था मेरा सरफेस लेवल का अट्रैक्शन। एंड मैं उस रिलेशनशिप को सिर्फ इसलिए पकड़कर बैठा हुआ था क्योंकि मुझे अकेले रह जाने में बहुत ज्यादा डर लग रहा था। एंड ये सब लोगों की कहानी है, शायद से ये तुम्हारी भी सेम स्टोरी होगी। लेकिन जब मैंने अपने उस दर्द के कोर रूट पे जाकर समझा ना कि यार ये मुझे हो क्यों रहा है, तब मुझे पता चला कि यार ठीक है, इसके साथ अब मैं डील कर सकता हूं। वो जो दर्द था जो पहले बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जब मैंने सेल्फ नॉलेज ली तो वो बेरेबल हो गया, क्योंकि अब मैं अपनी शैडोज के साथ डील नहीं कर रहा था। आई वॉज एक्चुअली फेसिंग द रियलिटी जिससे मैं बहुत देर से भागने की कोशिश कर रहा था। एंड यही वो प्रोसेस होता है जहां पर तुम अपनी लाइफ में मेंटल स्ट्रेंथ को बिल्ड करते हो, जब तुम अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करते हो, जब तुम अपनी टफ लाइफ की सिचुएशन से भागने की कोशिश नहीं करते हो, बल्कि अपने दर्द के कोर रीजन तक जाकर पूछते हो कि आखिर इस दर्द के पीछे वाले होने का रीजन क्या है, ये दर्द हो क्यों रहा है। एंड जब तुम्हें वो रियलिटी पता चल जाती है, जब तुम्हें वो सच पता चल जाता है जिसको तुम बहुत देर से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे या फिर ढूंढ ही नहीं रहे थे, तो वो जो दर्द होता है ना, जो तुम्हारे ऊपर कंट्रोल बनाकर बैठा हुआ होता है, वो इवेंचुअली अपनी पावर को लूज कर देता है। सो हियर इज व्हाट आई वांट यू टू टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो राइट नाउ। जब मुझे इस चीज के बारे में पता चला ना कि उस ब्रेकअप से हो रहे दर्द के पीछे का रीजन प्यार नहीं था बल्कि मेरी इमोशनल डिपेंडेंसी थी, तो मुझे एक बहुत बड़ी क्लैरिटी मिली कि अगर तुम अपनी लाइफ
लाइफ में मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड करना चाहते हो ना, तो तुम्हें उस दर्द से भागने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उस दर्द को इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस दर्द को एक राइट प्रोसेस के थ्रू प्रोसेस करने की जरूरत है। एंड मेरे लिए उस पॉइंट पे इस पूरे पेन को या फिर किसी भी तरीके के पेन को जो मेंटल हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता है, इस प्रोसेस को डील करने के 3 स्टेप्स थे जो मैं अभी तुम्हें बताऊंगा। स्टेप नंबर 1, सिट विद इट। जब भी तुम्हें किसी भी तरीके का मेंटल स्ट्रेस हो या फिर इमोशनल पेन हो रहा हो जिसको तुम डील नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे पहली चीज, तुम्हें अपने दोस्तों के पास या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के पास भागने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं है, या फिर ये कहीं से भी सही नहीं है कि तुम अपने उस दर्द के बारे में 10 डिफरेंट लोगों को जाकर बताओ। उस पॉइंट पे तुम्हें सबसे बढ़िया चीज जो करनी है वो ये है कि अपना साथ तुम्हें नहीं छोड़ना है। उस पॉइंट पे अपने साथ बैठो, उस सिचुएशन को एक बारी अपने दिमाग खोलकर देखो। उस पॉइंट पे तुम्हें अपने उस दर्द को लेकर 10 क्वेश्चन या फिर 1000 क्वेश्चन पूछने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें सिर्फ एक चीज करनी है, एंड वो है एनालाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, कि उस पॉइंट पे जो तुम्हारा दिमाग है वो तुम्हें कहां कहां पर लेकर जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने देखा होगा कि जब भी किसी इंसान का ब्रेकअप होता है या फिर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ होगा, तो जब तुम डिसाइड करते हो यार कि इस पॉइंट के बाद मैं अपने उस इंसान को जिसने मेरा दिल तोड़ा हुआ है, मैं उससे कांटेक्ट नहीं करूंगा, मैं उसे ब्लॉक कर दूंगा। लेकिन जब एक इंसान अपने इमोशंस का बहुत ज्यादा गुलाम होता है ना, तो तुमने देखा होगा कि तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिकली अपने फोन की तरफ जाता है, तुम ऑटोमेटिकली नंबर्स को स्क्रॉल करते हो, एंड उसका नंबर जिसको तुमने बोला हुआ था कि मैं फोन नहीं करूंगा, तुम डायल भी कर देते हो। एंड कितनी बार यार ये सब चीजें करते हुए तुम अपने आसपास के लोगों को एक्सप्लेनेशन देते हो कि यार ये सब चीजें मैं सिर्फ इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं तो उस इंसान से प्यार बहुत ज्यादा करता हूं। एंड यही वो वक्त होता है जब तुम्हें तुम्हारे दिमाग की, तुम्हारे भेजे की रियलिटी के बारे में पता चलता है कि तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। योर माइंड इज योर बिगेस्ट एनिमी। नाउ हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू लर्न. If you can just sit through that chaos and observe it without acting on it, you have already taken the first step towards building mental strength. अब आता है स्टेप नंबर 2, क्वेश्चन इट। अब यार ये एक ऐसा स्टेप है जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग स्किप कर देते हैं अपनी लाइफ में, एंड वो ये होता है कि अपने आप से पूछना कि इस दर्द के पीछे की एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, इसका कोर रीजन क्या है, कोर रूट क्या है। देखो 99% ऑफ द टाइम ये होता है यार कि जिस प्रॉब्लम को हम अपनी रियल प्रॉब्लम समझ रहे होते हैं ना, वो एक्चुअली में हमारी रियल प्रॉब्लम होती ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेकअप के दौरान हमें ऐसा लगता है कि ये दर्द हमें इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम उस इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन असली रीजन होता है दर्द का इमोशनल डिपेंडेंसी। अब हमारी वो जो इमोशनल डिपेंडेंसी होती है जो हमने पहले बिल्ड की हुई होती है वो टूट रही होती है। मैस्टरबेशन, मुठ मारने के दौरान हमें ऐसा लग रहा होता है कि यार ये एक ऐसी हैबिट है जो तो कंट्रोल की ही नहीं जा सकती है, ये तो मेरी लाइफ का एक मेजर हिस्सा बन गई हुई है। लेकिन असली प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपने हार्मोन्स को नहीं समझ पाते हैं, हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है। जब भी हम किसी तरीके के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं एंड वो बिजनेस फेल हो जाता है, तो हम हमेशा बोलते हैं यार कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे को पता ही नहीं था किस तरीके से करना है। लेकिन रियल प्रॉब्लम तुम्हारे लक नहीं है, रियल प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें प्रॉपरली तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करना आता था, तुम्हारे पास स्किल्स नहीं थी, तुम्हारे पास एक प्रॉपर रोड मैप नहीं था। मोस्ट पीपल स्टे स्टक बिकॉज दे कीप फाइटिंग ओनली व्हाट दे सी ऑन द surface. It's like cutting weeds from the top. The grass looks clean for a while, but since the roots are still there, it always grows back together. That's exactly how emotional pain works. If you fight only on the surface, the breakup, the failure, the bad habit, it will keep coming back in different forms. But the moment you dig deeper and you try to escape the real cause, the emotion loses its power over you. Because right now you are not fighting the shadows, you are facing the actual monster. लेकिन जब वो एक ऐसा मोमेंट आता है ना, जब तुम थोड़ा डीपर लेवल पर जाकर चीजों को समझते हो, जब तुम रूट कॉज तक जाते हो, तो तुम्हें पता चलता है कि यार वो जो इमोशन ने पावर बनाकर रखी हुई है ना तुम्हें कंट्रोल करने की, तुम्हें नचाने की, अब वो पावर आहिस्ता आहिस्ता वो जो इमोशन है वो खो रहा है। बिकॉज राइट नाउ तुम उस चीज के साथ डील नहीं कर रहे होते, उस चीज के साथ लड़ाई नहीं कर रहे होते जो बार बार आ रही होती है। तुम एक्चुअली में उस मॉन्स्टर के साथ लड़ रहे होते हो जो सरफेस के नीचे से छुपकर तुम्हारे ऊपर बार बार वार कर रहा होता है। जब तुम रूट कॉज के ऊपर जाकर उसे हराने की कोशिश करते हो ना, तो सरफेस के ऊपर जो चीज होती है ना वो ऑटोमेटिकली हट जाती है। स्टेप नंबर 3, रीफ्रेम योर पेन, एंड दैट इज द फाइनल स्टेप दैट यू नीड टू डू, वेयर यू हैव टू चेंज द वे यू सी योर पेन। ज्यादातर लोग जब अपनी लाइफ में किसी भी तरीके की टफ सिचुएशन के थ्रू जाते हैं ना, तो उनका माइंडसेट पता है क्या होता है कि यार ये सब चीजें मेरे साथ क्यों हो रही है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे ऊपर ही किस्मत ने ये सारा का सारा बोझ क्यों डाल दिया हुआ है। लेकिन यार ये एक ऐसा माइंडसेट होता है ना जो बहुत ज्यादा हमें वीक बना देता है। इवेंचुअली अगर तुम अपनी इस माइंडसेट को थोड़ा सा रीफ्रेम करते हो ना, थोड़ा सा शिफ्ट लाते हो, तो चीजें बदलना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर तुम अपने आप को एक विक्टिम के बजाय अपने आप को ये बोलते हो कि ओके, whatever is happening in my life right now, whether it is good or whether I don't like it,
It is good. This is my training ground. This is the point where I'm actually building my mental strength. जब तुम इस थोड़े से शिफ्ट को लेकर आते हो ना, तो चीजें बदलना स्टार्ट हो जाती हैं. बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरी टफ सिचुएशन इज नॉट अ पनिशमेंट. इट्स लाइक अ प्रिपरेशन. इट्स लाइक अ जिम फॉर योर ओन माइंड. व्हेन लाइफ थ्रोज हार्ट ब्रेक, failure, rejection, or loneliness at you, it's not breaking you, it's shaping you. It's giving you the exact challenge you need to level up. And here is the mindset shift I personally use in my life. I remind myself the same pain has been felt by millions of people before me. I am not special. I'm just human like everyone else. Everyone has gone through it, learned their lessons, and moved on. Now it is my turn. If I learned the truth behind it, I will become stronger. If I avoid it, I will stay stuck like the 99%. जब भी यार तुम अपनी लाइफ में किसी भी तरीके के मेंटल दर्द को थोड़ा सा रिफ्रेम कर देते हो ना, थोड़ा सा शिफ्ट ला देते हो उसके अंदर, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मैं किस तरीके से करता हूँ, तो इवेंचुअली क्या होता है, वो जो दर्द होता है ना, तुम उस दर्द की हो रही सिचुएशन के अंदर अपने आप को एक विक्टिम की तरह देखना बंद कर देते हो. वो दर्द अब तुम्हें इस तरीके से नहीं लग रहा होता कि यार ये सब चीजें मेरे साथ ही क्यों हो रही है, या भगवान ने मेरे साथ ये सब क्यों कर दिया. अब इवेंचुअली उस छोटे से शिफ्ट की वजह से जब तुम अपने आप को बोलते हो यार कि दिस इज माई ट्रेनिंग ग्राउंड, यहां पर मैं अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, तो इवेंचुअली वो जो दर्द होता है ना, वो तुम्हारे लिए एक टीचर की तरह बन जाता है, जो तुम्हें स्ट्रिक्ट लेसन के थ्रू बहुत सारी चीजें सिखाता है, जो इवेंचुअली तुम्हें लाइफ में बहुत ज्यादा मदद करती है. अगर यार इस पूरी की पूरी वीडियो को मेरे को एंड में समराइज करना हो ना, सो हियर इज व्हाट आई हैव लर्नड अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ इन माय 20s, कि इट इज नॉट अबाउट बिकमिंग बुलेट प्रूफ, कि मैं एक ऐसा इंसान बन जाऊं कि जिसको दर्द ही फील नहीं होता है. इट इज अबाउट बिकमिंग मोर सेल्फ अवेयर. येस, मेंटल स्ट्रेंथ इज ऑल अबाउट बिकमिंग मोर सेल्फ अवेयर, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ लाइफ जहां पर ये जो टफ चीजें हैं ना, जैसे कि डेथ, लोनलीनेस, डिप्रेशन, दोस्तों का चले जाना, ब्रेकअप्स, फैमिली का लॉस, बिजनेस में ऊपर नीचे होना, ये ऐसी चीजें हैं यार जो इनएविटेबल हैं, ये होंगी ही होंगी. मेरी लाइफ में भी हुई हैं, आने वाले टाइम में भी होंगी, एंड तुम्हारी लाइफ में भी होंगी. हम इनसे भाग नहीं सकते हैं. लेकिन एक टफ इंसान और एक वीक इंसान के बीच में फर्क सिर्फ इतना सा ही होता है कि जो एक मेंटल स्ट्रेंथ वाला इंसान होता है ना, जिसकी विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, जो बहुत ज्यादा मेंटली टफ होता है, वो उस दर्द को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है. एंड एक वीक माइंडसेट वाला इंसान उस दर्द को जीता है, उस दर्द को अपनी पूरी की पूरी आइडेंटिटी बना लेता है. ज्यादातर लोग यार अपने दर्द को ना सप्रेस करने की कोशिश करते हैं. वो डिफरेंट डिफरेंट एडिक्शंस का सहारा लेते हैं ताकि उन्हें उस दर्द को फेस ना करना पड़े. लेकिन यार वो कहीं से भी अपने दर्द को डील करना नहीं सीख पा रहे हैं, वो कहीं से भी मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं. वो बस अपनी जो सफरिंग है ना, उसको आहिस्ता आहिस्ता डिले कर रहे हैं. अभी तो बच रहे हैं फेक प्लेजर्स को, झूठे प्लेजर्स को, चीप प्लेजर्स को लेकर, लेकिन आने वाले टाइम में वो उतना ही ज्यादा सफर करेंगे. लेकिन कुछ ऐसे लोग जो अपने इमोशंस के साथ बैठेंगे, जो उस दर्द के रूट कॉज तक जाएंगे, जो अपने दर्द को रीफ्रेम कर कर ये कहेंगे कि यार मैं विक्टिम नहीं हूं, ये मेरा एक ट्रेनिंग ग्राउंड है जो आने वाले टाइम में मुझे बहुत ज्यादा प्रिपेयर करेगा. वो एक ऐसा माइंडसेट बिल्ड कर रहे होंगे अपने 20s के अंदर जो इतना ज्यादा अनशेकेबल होगा कि आने वाले टाइम में कोई भी ऐसी चीज होगी ना जो बहुत ज्यादा टफ लग रही होगी, जो बाकी सभी लोगों को तोड़ रही होगी, वो उस इंसान को नहीं तोड़ पाएगी जिसने ये सब चीजें की हुई होंगी. एंड हियर इज वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, यू डोंट नीड टू वेट फॉर अ बिग ट्रेजेडी टू प्रैक्टिस दिस. Every single day, your mind gives you micro challenges like waking up late, avoiding a hard conversation, or running back to old habits. Each of those is a rep in your training ground, and if you treat them seriously, you will realize that mental strength isn't built in one moment. It's built in thousands of tiny decisions where you choose growth over comfort. सो हियर इज अ लिटिल चैलेंज फॉर यू. आज के दिन अपने किसी भी दर्द को पिक करो जिसको तुम बहुत देर से अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे. प्रॉबेबली वो किसी लड़की को भूलना या फिर एक ब्रेकअप हो सकता है. एंड उस दर्द को डील करने के लिए इन्हीं 3 स्टेप्स का यूज करो जो मैंने तुम्हें ऊपर बताए हुए थे. वो अपने उस दर्द को सप्रेस करने की कोशिश मत करना, उससे भागने की कोशिश मत करना, उससे डील करने के लिए अपने दोस्तों का सहारा यानी कि अपने इमोशंस को आउटसोर्स करने की कोशिश मत करना. जस्ट सिट विद इट, ट्राई टू डील विद इट. बिकॉज जिस दिन तुम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दोगे ना, तुम एक ऐसा अनशेकेबल माइंडसेट बिल्ड कर दोगे कि आने वाले टाइम में चाहे कोई भी टफ सिचुएशन आए, चाहे ब्रेकअप हो, चाहे रिजेक्शन हो, चाहे लोनलीनेस फेस करना पड़े, तुम टूटोगे नहीं. एंड दैट इज व्हाट आई वांट यू टू डू. You will realize something really powerful, that life doesn't get easier, you just become more stronger.